नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 69th बीपीएससी पीटी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। टोटल इसमें 150 प्रश्न है। 150 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही करते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि जो 150 प्रश्न है इसे बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया गया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन शुरू होने से पहले कि कुछ लोग का कमेंट था कि सर 4 ऑप्शन वाला लाइए। देखिए, बीपीएससी ये बताया है कि हम 4 ऑप्शन देंगे, ए, बी, सी और डी देंगे। बीपीएससी यह भी कर सकता है कि जो डी ऑप्शन और ई ऑप्शन है इसे आपस में मर्ज कर दे। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपके जो दोनों ऑप्शन दिया गया है डी और ई, इसे एक साथ आपके एग्ज़ाम में दे सकता है। नहीं तो अतुल प्रसाद बीपीएससी को थोड़ा यूपीएससी पैटर्न पर ले जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि 2023 में यूपीएससी में जिस प्रकार से लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गया था, उसी प्रकार से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको टफ क्वेश्चन मिल सकता है बीपीएससी में भी। लेकिन ज़्यादा तो चांस यही है कि उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। इस ऑप्शन को बीपीएससी हटाना नहीं चाहेगी। अगर अतुल प्रसाद को लगता है कि हम 150 क्वेश्चन सही बना देंगे तो इस ऑप्शन को हटा देंगे। अगर ऐसा उन्हें नहीं बुझाएगा तो इस ऑप्शन को नहीं हटाएंगे। जो डी और ई है इसे नहीं हटाएंगे, जो ई ऑप्शन हटा के उसे डी में मर्ज कर देंगे। बात को आप समझ गए होंगे जिस प्रकार से पहले पूछा जाता था, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था। यह किसका कथन है? तो सबसे पहले समझिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना A.O. हिम के द्वारा किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब कांग्रेस की स्थापना होता है तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। कौन थे? डफरिन। डफरिन कांग्रेस को बोला था कि ये मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। देखिए, यहाँ पर हम साफ साफ पूरा नहीं लिख पा रहे क्योंकि फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं और लैपटॉप में क्या है कि मेरे पास उतना डाटा भी नहीं है शायद उसमें। और लैपटॉप में एक समस्या होता है कि आवाज़ हल्का कहीं कहीं कटता है, तो उसके कारण हमें समस्या होता है, ठीक है। तो आज से मैं भी फ़ोन ही में सारा वीडियो रिकॉर्ड होकर मिले जब तक अपना जो लैपटॉप वाला समस्या सोल्व ना हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र की तरह उत्पन्न हुआ, एक षड्यंत्र की तरह स्थापित किया गया है। इस किसका कथन है? तो ये कथन जो आपके है आरपी दत्ता का कथन है, ठीक है। आरपी दत्ता का कथन है। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में जो है लाला लाजपत राय क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है कि इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत। याद रखिएगा कि सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। जो लाला लाजपत राय हैं इन्हें पंजाब केसरी भी बोला जाता है। उसके बाद याद रखना है कि तड़ित चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तड़ित चालक सिद्धांत तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये गांधी जी के गुरु हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना कहाँ की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो बी.डी. सावरकर हैं वो आपके अभिनव भारत समाज की स्थापना कहाँ किए? तो आपको याद रखना है कि लंदन में करते हैं। जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना 1904 में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो बी.डी. सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा किया जाता है। अभिनव भारत की स्थापना
1904 में। साथ ही आपको याद रखना है कि जो बी डी सावरकर हैं इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, उस बुक का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस बुक को याद रखिएगा। फिर से बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है। आपसे पूछा गया है किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है ये लिखा गया है मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, यहाँ पर लिख देते हैं मौलवी हसरत मोहानी। ठीक है, मौलवी हसरत मोहानी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो इनकलाब जिंदाबाद नारा है इसे लोकप्रिय कौन बनाता है, तो अब भगत सिंह इसे लोकप्रिय बनाते हैं। इसे जो है भगत सिंह आपके लोकप्रिय बनाते हैं। जो इनकलाब है इसका अर्थ क्या होता है, तो क्रांति इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो क्रांति जिंदाबाद, जो इनकलाब जिंदाबाद है इसे क्रांति जिंदाबाद बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो किस स्टेशन पर बाहर फेंक दिया गया था, तो उस स्टेशन का नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग। ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग उस स्टेशन का नाम है। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि महात्मा गांधी है इनका बात किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे, तो 1893 में गए थे। एक सेकेंड, 1893 में गांधी जी आपके दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये क्या हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि गांधी जी जो है 1901 में आपके भारत आते हैं कुछ समय के लिए और कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते हैं। उसके बाद गांधी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और वापस 1915 में आपके 9 जनवरी 1915 को गांधी आपके भारत में आते हैं। जब गांधी भारत में 9 जनवरी को आते हैं तो इसी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जो 9 जनवरी है इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि 2023 में जो है 2023 में 17वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है। मध्य प्रदेश के जो है इंदौर में मनाया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक आधिकारिक समिति नियुक्त की। निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। इसमें से कौन आपके सदस्य नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो 1919 में होता है। कब होता है, 13 अप्रैल 1919 में होता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया था। इसमें से कौन आपके शामिल नहीं थे, ये पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए, महात्मा गांधी तैयब जी आपके शामिल थे, जबकि तेज बहादुर सप्रू आपके शामिल नहीं थे। साथ ही आपको याद रखना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड समिति का गठन कांग्रेस करता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मदन मोहन मालवीय होते हैं। कौन होते हैं, मदन मोहन मालवीय होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष आपके मदन मोहन मालवीय होते हैं और इसके मेंबर गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जयकर और अब्बास तैयब जी होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये होता है आपके 13 अप्रैल 1919 को। इससे पहले कौन सी घटना घटता है, तो आपको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट आता है। कौन आता है, रॉलेट एक्ट आता है। इसी के विरोध में जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और साथ ही आपको याद रखना है कि जो
सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे और यहीं पर जो आपके अंग्रेज अधिकारी है वो आपके जो निहत्थे लोग हैं उन पर गोली चलवा देता है और करीब 1000 लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, इसे बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी महात्मा गांधी के डांडी मार्च के दौरान उनके साथ थे। ये अमेरिकी कौन है? तो अमेरिकी एक पत्रकार है जो महात्मा गांधी जी के साथ में था डांडी मार्च के दौरान। जो डांडी मार्च है ये कब से कब तक होता है? तो आपको याद रखना है कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक होता है। और इस समय गांधी जी के साथ में जो है वेब मिलर थे। वेब मिलर कौन थे? तो एक अमेरिकी पत्रकार थे। ठीक है, एक अमेरिकी पत्रकार थे, इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो गांधी जी का डांडी मार्च था कितने दिन चला था, तो ये चला था 24 दिन। ठीक है, 24 दिन चला था। टोटल इसमें 78 आपके लोग शामिल थे। कितने किलोमीटर की यात्रा किया था? मील में बोलेगा तो 240 मील, अगर किलोमीटर में बोलेगा तो 390 किलोमीटर। इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पैम्पलेट किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रहमत अली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रहमत अली के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो रहमत अली है ये तीसरे गोलमेज के दौरान जो है भारतीय और ब्रिटिश प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए लिखा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब है कि जो रहमत अली है एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र की डिमांड करता है रहमत अली। ठीक है, तो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन का बात किया गया है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। कब कब होता है इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1930 में होता है पहला, दूसरा 31 में, तीसरा आपके 32 में होता है। कांग्रेस केवल आपके दूसरा गोलमेज सम्मेलन में होता है और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन 1 और 3 इसमें जो है कांग्रेस शामिल नहीं होता, केवल कांग्रेस आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन शामिल होते हैं, इसे ध्यान से नोट कीजिएगा। एक तो आपके अंबेडकर हैं, एक आपके अंबेडकर हैं, दूसरे हैं तेज बहादुर सप्रू जो हैं, ये दोनों व्यक्ति जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो किसे हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं? तो पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर बनते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसमें पट्टाभी सिद्धारमैया का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जो है पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? तो 1938 में बनते हैं। 1938 में गांधी जी के समर्थन के साथ बनते हैं। साथ ही ये भी याद रखना है कि जब पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे देते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसे ध्यान से याद रखिएगा। महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता से, जैसे कि महात्मा गांधी है, उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, राष्ट्रपिता किसके द्वारा पहली बार बोला गया? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही पहली बार जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला गया था। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कब पारित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को। कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग देखिए
डी और ई ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। आपको हम फिर से बोलते हैं कि बीपीएससी हो सकता है कि ई वाला ऑप्शन जो है डी में डाल दे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जो है 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। कहाँ पारित किया गया था? तो बम्बई के वार्धा पारित किया गया था। बम्बई के वार्धा में पारित किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो का संकल्प जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। और समर्थित किसके द्वारा किया गया था? तो इसे समर्थित किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा समर्थित किया गया था। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि 8 अगस्त को जो है 8 अगस्त को जब प्रस्ताव पारित हो जाता है उसके बाद आता है 9 अगस्त। 9 अगस्त के रात 12 बजे के बाद जितने भी भारत के बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पैम्पलेट द वे आउट जारी किया? तो द वे आउट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगाली व्यापारी केंद्र नहीं था? इसमें से कौन आपके पुर्तगाली व्यापारी केंद्र नहीं था? तो यहाँ पर आपको ध्यान से याद रखना है कि जो पांडिचेरी है ये आपके पुर्तगाली का व्यापारी केंद्र नहीं था। गोवा, दमन ये आपके पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कोचिंग और कालीकट ये दोनों आपके व्यापारिक केंद्र था। पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित करता है? तो कोचिंग में स्थापित करता है। कोचिंग में स्थापित करता है। कब स्थापित करता है? तो 1503 में स्थापित करता है और अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित किया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पुर्तगाली भारत में कब आता है? तो पुर्तगाली भारत में जो है 1498 में कहाँ पर आता है? तो कालीकट में आता है। जमोरिन इसका स्वागत करता है, जबकि अरब व्यापारी पुर्तगालियों के स्वागत करने के विरोध में हो जाते हैं। उसका पीछे कारण था आर्थिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो किस वर्ष स्थापित किया? 1651 में। कहाँ पर? तो सूता नाती में, ठीक है, सूता नाती में। साथ ही आपको याद रखना है कि जो यूरोपीय भारत में आते हैं उनका क्रम याद रखिएगा। पहला आपके पुर्तगाली हैं, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेन, पाँचवा फ्रांसीसी। पाँचवा आपके फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आता है। 1668 में पहला फैक्ट्री स्थापित करता है और भारत से सबसे पहले चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम वेंटिक द्वारा नहीं किया गया था? इसमें से कौन सा आपके जो सुधार है भारत में विलियम वेंटिक के द्वारा नहीं किया गया था? तो इसमें आपको याद रखना है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। कब किया गया? तो 1829 में किया गया राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ठगी प्रथा है इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करता है 1830 में विलियम बेंटिक। उस अधिकारी का नाम है सिलीमैन, ठीक है, याद रखिएगा सिलीमैन। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देता है, तो ये भी गलत है, ये आपकी गलत है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करता है विलियम बेंटिक, ना कि बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विलियम बेंटिक हैं इनका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित संगठनों का उनके संस्थापकों के साथ मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए।
जो इंडियन एसोसिएशन है इसके संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हैं। और इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1876 में। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब होता है? तो 1884 में इसकी स्थापना होता है मद्रास महाजन सभा की। और स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो एम वीर राघवाचार्य के द्वारा किया जाता है 1884। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये किया जाता है केटी तेलंग के द्वारा। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसकी स्थापना 3 व्यक्ति मिलकर करते हैं, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया जाता है 1885 में। 1885 में ये तीनों को जो है बम्बई का त्रिमूर्ति बोला जाता है। उसके बाद है कि पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक कौन थे? तो एम.जी. रनाडे। स्थापना कब होता है? तो 1870 में होता है। 1870 में होता है। तो इसे मैच कर लीजिए, 1 का 4, बी का 1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लड़कियों का पहला स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारत में लड़कियों का पहला स्कूल जो है 1840 में अम्बाला में स्थापित किया गया। और किसके द्वारा? तो मैरी एक कुक के द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित नेताओं को उनके सामाजिक आंदोलनों के साथ मिलाइए। तो मिला लीजिए। बिरसा मुंडा, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है उलगुलान आंदोलन से है। जो बिरसा मुंडा है इनके द्वारा उलगुलान आंदोलन कब से कब तक किया जाता है? तो 1899 से 1900 तक चलता है आपके। 1899 से जो है 1900 तक उलगुलान आंदोलन चलता है। बाबा राम सिंह इनके बारे में याद रखिएगा कि कूका आंदोलन के समर्थक थे बाबा राम सिंह। और जो कूका आंदोलन कहाँ पर होता है? तो आपके पंजाब में होता है, ठीक है। और किसके खिलाफ होता है? तो अंग्रेज़ों के खिलाफ में होता है। महात्मा गांधी सत्याग्रह, गुरु रविदास भक्ति आंदोलन से इनका संबंध है। तो इसे मैच कर लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? तो जगजीवन राम के द्वारा किया गया था 1935 में, ठीक है। 1935 में किया गया था। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। तो कर लीजिए। हड़प्पा से संबंध किसका है? तो दयाराम साहनी का। लोथल से किसका संबंध है? तो एस.आर. राव का। कालीबंगा से अमलानंद घोष का। आलमगीरपुर से बाई डी शर्मा का। धौलावीरा से आर.सी. बिस्ट का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो आपका है C D, उसके बाद बी, इसका बी था ना। जो हड़प्पा था इसका आपके दयाराम साहनी। लोथल का एस.आर. राव। कालीबंगन बी था, हाँ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वैदिक पाठ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? तो किसका है? पार्श्वनाथ की, ठीक है। पार्श्वनाथ की है। अहिंसा मतलब कि किसी को हत्या नहीं करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन संचय नहीं करना है। जबकि आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी के द्वारा जो है 5वां
पॉइंट दिया गया। पाँचवा पॉइंट क्या था? तो ब्रह्मचर्य था। ठीक है, ब्रह्मचर्य जो है पाँचवा पॉइंट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन है? तो ऋषभनाथ इसके संस्थापक हैं। जैन धर्म में टोटल आपके 24 तीर्थंकर होते हैं। जो पार्श्वनाथ हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि ये आपके 23वें तीर्थंकर हैं। ये आपके 23वें तीर्थंकर हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? तो किसके द्वारा जारी किया गया? रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया है। जब ये संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया गया उस समय जो है ज़्यादातर आपके जो शिलालेख थे प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, साथ ही जो रुद्रदामन है इनके बारे में याद रखिएगा कि इनका संबंध जो है शक वंश से इनका संबंध है और इनके द्वारा जो है काठियावाड़ा में, जो गुजरात के काठियावाड़ा लोकेशन है, उस इलाके में सुदर्शन झील का मरम्मत करवाते हैं रुद्रदामन। निम्नलिखित में से किसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है? तो किसमें है? इंडिका में आपके उपलब्ध है। जो इंडिका बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है और साथ ही आपको याद रखना है कि 5 सदस्यों वाले 6 समितियों का चर्चा किया गया है इंडिका में। और जो नगर के अधिकारी थे उसे क्या बोला जाता था? तो उसे एस्ट्रोनॉमी बोला जाता था। उसे जो है एस्ट्रोनॉमी बोला जाता था। उसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था, उसका नाम क्या है? तो समुद्रगुप्त है। ठीक है, समुद्रगुप्त है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त के द्वारा ही किया गया था। इसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है। भारत का नेपोलियन कौन बोलता है? तो B.S. स्मिथ बोलता है। इसे नोट कर लीजिएगा। B.S. स्मिथ जो है, B.S. स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलता है। ठीक है, और ओरिजिनल नेपोलियन कहाँ का था? तो यूरोप का था, फ्रांस का। नेक्स्ट है कि एलोरा गुफा मंदिर संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनका संबंध जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि जो एलोरा गुफा है इसमें 17 जो गुफाएं हैं ये आपके ब्राह्मण से संबंधित है, 12 बौद्ध से और आपके 5 आपके जैन से संबंधित है। ये महाराष्ट्र में एलोरा गुफा स्थित है। जो अजंता की गुफा है उसके 100 किलोमीटर दूर में स्थित है आपकी एलोरा की गुफा। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को सही क्रम में आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को सही क्रम में लिखना है। तो हुमायूं जो है सबसे अंत में कौन सा युद्ध लड़ता है? तो सरहिंद का युद्ध जो है सबसे अंत में लड़ता है। और कब लड़ता है? तो 1955 में लड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर एक ही ऑप्शन से आपको मिल जाएगा, सी। देवरा का युद्ध कब लड़ता है? 1931 में लड़ता है। अफगानों के साथ लड़ता है। चौसा का युद्ध 1539 में। ठीक है, शेर खा के साथ में लड़ता है। कन्नौज का 1540 में शेरशाह के साथ लड़ता है। उसके बाद ये भारत से बाहर चला जाता है और 1955 में जो है सरहिंद का युद्ध लड़ता है। ठीक है, बाबर के द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 4 इम्पोर्टेंट युद्ध है, इसे याद रखिएगा। पहला पानीपत कब हुआ? 1526। खानवा का युद्ध 1527। उसके बाद है चंदेली 1528। देखिए इसमें लिखने नहीं बंदा मोबाइल में ढंग से। उसके बाद है घाघरा
घाघरा का 1529, ठीक है 1529। जो पानीपत का युद्ध है किसके साथ लड़ता है, तो आपको बता देते हैं ओरल, ठीक है। पानीपत का जो युद्ध बाबर जो है इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ता है। खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा के साथ में लड़ता है। चंदेली का युद्ध मेदिनी राय के साथ में लड़ता है। और घाघरा का युद्ध जो है अफगानों के साथ में लड़ता है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। मुगल काल में अंग्रेजों का भारत आगमन में कौन सा क्रम आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा क्रम सही नहीं है। विलियम फिंच जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया, तो बिल्कुल ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो विलियम फिंच है, विलियम फिंच के साथ में आपके हॉकिंग्स भी भारत आपके आया था। पीटर मूडी शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। एडवर्ड टेरी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया, ये आपके गलत है। जो एडवर्ड टेरी है जहांगीर के शासनकाल में आपके भारत में आता है, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से मराठों के प्रशासन की प्रमुख विशेषता कौन सी थी, तो देख लीजिए कौन सी आपके विशेषता थी। राजा में मराठा प्रशासन राज की शक्ति की निहित थी। जो आपके राजा है, राजा में ही मराठा प्रशासन राज की सभी शक्ति निहित थी, ये पॉइंट आपका ठीक है। मराठा शासन में आधिकारिक रूप से मराठी भाषा का प्रयोग होता था, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। शिवाजी मराठी भाषा की प्रगति और विकास के लिए रघुनाथ पंडित हनुमंते की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को निम्न में से किस नाम से जानते थे, तो किस नाम से जानते थे, तो आयंगर व्यवस्था के नाम से जानते थे। जो आयंगर व्यवस्था है इसे 12 व्यक्ति मिलकर चलाते थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के संदर्भ में यह कथन प्रचलित था कि वह एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। किसके बारे में ये कथन आपके प्रचलित है कि वह एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, तो आपको याद रखना है कि ये बलबन के बारे में कथन प्रचलित है। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन आपके इसमें गलत है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप करने से रोकता था अलाउद्दीन खिलजी, तो बिल्कुल ठीक है। सुल्तान पद की स्वीकृति लेने के लिए खलीफा की अनुमति आवश्यक नहीं थी, ये भी ठीक है। निरंकुश राजतंत्र को बल देता था, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, इसमें से कोई भी पॉइंट आपके गलत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस उपग्रह, इसे कीजिएगा ग्रह, ठीक है, किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं, तो आपको याद रखना है बृहस्पति, शनि और अरुण। बृहस्पति, शनि और अरुण, इन तीनों के चारों ओर जो आपके वलय हैं, ठीक है, ये आपके बृहस्पति है। और इस साइड से आप देखिएगा तो एक आपके वलय होगा रिंग के तरह, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो बृहस्पति है एक गैस से बना हुआ है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। शनि आपके सबसे चमकीला ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, इसमें से कौन आपके रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। स्लेट, क्वार्टजाइट, फ्लाइट, ये सारे के सारे आपके रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो रूपांतरित चट्टान है इसका निर्माण जो है अवसादी प्लस अग्नेय चट्टान के, जो अवसादी चट्टान प्लस अग्नेय चट्टान जो पृथ्वी के अंदर जो है उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण जो है रूपांतरित चट्टान में आपके परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें याद रखिएगा उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण जो है
रूपांतरित चट्टान में बदल जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। भूपटल परतत्व और उसका प्रतिशत, जो ऑक्सीजन है भूपटल पर कितना पाया जाता है, तो 46.8%, एल्युमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%। ठीक है, इसे मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का प्रकार है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का प्रकार में जो है ये प्रेरी हो जाएगा। ठीक है, प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सबाना और कैंपोस ये दोनों आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सबाना अफ्रीका में, कैंपोस ये आपके जो कैंपोस है ये दक्षिण अमेरिका जो आपके ब्राज़ील का इलाका है वहाँ पर पाया जाता है कैंपोस। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है जो पंपास है, पंपास ये कहाँ पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड, बेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अस्टेपी यूरेशिया में, अस्टेपी आपके यूरेशिया में पाया जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और याद रखिएगा लानोस, लानोस के बारे में याद रखिएगा, ये भी आपके उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। लानोस जो वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार का सही अवरोही क्रम क्या होगा। सही अवरोही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा। तो अवरोही बोल रहा है तो इसमें आपको घटते क्रम में बताना है। तो सबसे बड़ा आपके प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर के बाद आपके अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से ज्वार भाटा आने पर किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। ज्वार भाटा आने पर जो है किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है, तो चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूरज और चंद्रमा अगर दोनों एक सीध में आ जाए तो ज्वार, और जो ज्वार आपके वो बहुत ही बड़ा ऊंचा ज्वार आपके उत्पन्न होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ज्वार प्रतिदिन कितने बार आते हैं, तो ज्वार आपके प्रतिदिन जो है 2 बार आता है। ठीक है, प्रतिदिन 2 बार आता है। एक बार आपके आता है चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ध्यान रखिएगा, दूसरी बार आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। एक नोट करके लिखिएगा कि इंग्लैंड में एक लोकेशन है साउथहैम्पटन, यहाँ पर आपके दिन भर में जो है 4 बार आपके ज्वार आता है। एक बार ज्वार इंग्लिश चैनल से आता है, लोकेशन में देखिएगा आप लोग, और एक बार ज्वार जो है उत्तरी सागर से आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपके 4 बार ज्वार आता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि पृथ्वी के प्रत्येक तटीय स्थान पर जो है 12 घंटे 26 मिनट में आपके ज्वार आता है, और भाटा जो है 6 घंटे 13 मिनट में आपके भाटा आता है। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च मात्रा में पाई जाती है, तो वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन और हीलियम जो है बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये आपके पृथ्वी, इसके ऊपर में ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर में समताप है, ये आपके समताप हो गया। समताप के ऊपर में मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर में आयन मंडल है, और आयन मंडल के ऊपर में जो है वायुमंडल है। ठीक है, सारे वर्षा वर्षा कहाँ पर होता है, तो ये क्षोभ मंडल में सारे आपके वर्षा वर्षा होता है। इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये पृथ्वी वाला है, इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई कितना होता है, तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होता है। समताप मंडल में आपको याद रखना है कि एक यहाँ पर से जो ओजोन परत है ये कहाँ पर है, तो जो ओजोन परत है वो आपके समताप मंडल में ही है। ठीक है, समताप मंडल में ही है। नेक्स्ट है कि सिराको नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के बीच बहती है, तो आपको याद रखना है कि सहारा रेगिस्तान से
भूमध्य सागर के बीच में आपके बहती है। इससे कौन कौन सा देश आपके प्रभावित होता है? अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन, इटली, लीबिया, इन सभी देश आपके जो है सिराको नामक स्थानीय पवन से आपके प्रभावित होते हैं। ये क्या होता है? तो धूल भरी एक तरीके से आंधी चलता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि सूडान के जो स्थानीय पवन है इसे क्या बोला जाता है? तो जो सूडान में स्थानीय पवन है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे जो है हबूब बोला जाता है। नोट कर लीजिएगा, उसे जो है हबूब बोला जाता है। जो मिस्र में स्थानीय पवन है उसे क्या बोला जाता है? तो खमसीन बोला जाता है। एक सेकंड रुक जाइए, क्या बोला जाता है? तो खमसीन बोला जाता है, ठीक है। भारत में लू चलता है और ईरान और इराक में आपको याद रखना है कि सामला है। क्या है? सामला स्थानीय पवन है, ईरान और इराक में चलता है। नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किन देशों के बीच स्थित है? ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ बोल रहा है, ठीक है। तो रेड क्लिफ आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। जबकि मैकमोहन है वो भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। जो रेड क्लिफ लाइन है इसका निर्माण कब होता है? तो 15 अगस्त 1947 को। जो मैकमोहन है इसका निर्माण जो है 1914 में होता है। मैकमोहन का जो डुरंड रेखा है उसके बारे में याद रखिएगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। निम्नलिखित में से गांधी सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जो आपके गांधी सागर प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। और आपको याद रखना है कि जो गांधी सागर प्रोजेक्ट है इसका नींव कब रखा गया था? 1954 में रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो चंबल नदी है इसके बारे में याद रखिएगा कि चंबल नदी के तट पर जो है कोटा शहर स्थित है। जो आप बीहड़ का नाम सुनते हैं वह चंबल नदी के द्वारा ही जो है बीहड़ का निर्माण किया गया है। बीहड़ क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर स्थल है और आसपास से जो है बहुत ही गहरा आपके पानी का प्रवाह होता है और यहाँ पर आपके उठा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी उठा हुआ है और इसके आसपास आप पानी का प्रवाह देखिएगा, ठीक है। चंबल का बीहड़ आप गूगल सर्च कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डाकू का निवास था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक दूरी पर कौन आपके स्थित है? तो जबलपुर है, ठीक है। जबलपुर है। इसे आप लोग मैप में देखिएगा और ये बहुत ही नज़दीक दिया गया था, तो इतना नज़दीक आपके एग्ज़ाम में तो पूछने की संभावना कम ही है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है? तो इसे नोट कर लीजिएगा। पहला आपके गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इसे नोट कर लीजिएगा। जो कर्क रेखा है इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसे नोट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से जो है 82.5 डिग्री ईस्ट आपके गुजरता है और यहीं से आपके टाइम का मापन किया जाता है। उसके बाद है कि माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि जो माउंट हैरियट है आपको यहाँ पर बनाते हैं, ये हो गया आपके, इसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, नोट कर देते हैं। उसके ऊपर में हो जाएगा लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान हो जाएगा। जो उत्तरी अंडमान है यहाँ पर याद रखिएगा कि सैंडल पीक है। कौन है? सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। जबकि
जो प्रश्न पूछा गया है माउंट हैरियट, जो माउंट हैरियट है इसके बारे में याद रखिएगा कि जो ये माउंट हैरियट है ये आपके साउथ, जो साउथ अंडमान है उस पर स्थित है माउंट हैरियट, और इसकी ऊंचाई कितना है तो 450 मीटर है। तो इसे हो जाएगा आपकी दक्षिणी अंडमान। ठीक है, दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो दक्षिणी अंडमान है इसी पर आपका जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और पोर्ट ब्लेयर में एक जेल था। ठीक है, कौन जेल था? सेलुलर जेल, जो काला पानी के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, ये आपके है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के सामने में वैरन द्वीप है, क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो ऊपर में आपके है उत्तरी अंडमान, इसके सामने में नारकोडम है, जो विलुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? विलुप्त ज्वालामुखी है। एक और याद रखिएगा, ये तो आपके 10 डिग्री चैनल है, और जो आपके निकोबार है, ऊपर वाला अंडमान हो गया, नीचे वाला निकोबार है। निकोबार के सबसे साउथ में आप देखिएगा तो ग्रेट निकोबार है, अपने मैप में देखिएगा तो जब कि ग्रेट निकोबार है वहाँ पर माउंट थुलियट है। कौन है? माउंट थुलियट जो है ग्रेट निकोबार में है, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंगोलियाइड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य और सिक्किम। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मंगोलियाइड प्रजाति के लोग होते हैं उनके चेहरे पर बाल बहुत ही कम होता है, और आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं? कद में छोटे होते हैं। कद में छोटे होते हैं, जिस प्रकार से चाइनीज हैं उसी प्रकार से लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य और सिक्किम के लोग आपके दिखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो देख लीजिए, यमुना नदी की सहायक नदी आपकी कौन है? चंबल और बेतवा यमुना की सहायक है। चंबल और सोन ये आपके गलत है। चंबल और केन ये भी आपके यमुना की सहायक नदी हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सो जो आपके यमुना है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपके चंबल है, चंबल के बाद आपके सिंध है, सिंध के बाद आपके बेतवा है, उसके बाद आपके केन है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। और जो आपके यमुना नदी है, जो यमुना नदी है ये कहाँ पर जाके गंगा में मिलती है? तो प्रयागराज में आपके गंगा में मिल जाती है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। और किस नदी पर है? तो कालपोंग नदी पर स्थित है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जो अंडमान निकोबार की पहली प्रोजेक्ट है। किस शासक ने राजगिरी के पास बेनुबन बांस का बगीचा को बुद्ध को उपहार में दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था बिंबिसार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बिंबिसार के द्वारा दिया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि शासक का क्रम देख लीजिए। जो मगध साम्राज्य था, पहले कौन थे? बिंबिसार, दूसरा में अजातशत्रु, तीसरा में उदयन। ठीक है, चौथा में आपके नागदशक, पाँचवा शिशुनाग, उसके बाद बोल देते हैं शिशुनाग के बाद आपका कालाशोक है। ठीक है, कालाशोक है। कालाशोक के बाद आपके महानंद है। इसमें याद रखिएगा कि जब बिंबिसार शासक था तो राजधानी राजगिरी था। पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी उद्यान बनाता है। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग जो है अपनी राजधानी को वैशाली ट्रांसफ़र कर लेता है, और वापस कालाशोक जो है अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र करता है। इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अकबर के शासनकाल में जो है बिहार का राज्यपाल कौन था? तो अकबर के शासनकाल में बिहार का जो राज्यपाल है मुनीब खान है। कौन है? मुनीब खान है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर बिहार अभियान कब करता है? तो 1574 में करता है। नोनिया विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र आपके सर्वाधिक प्रभावित है? तो सारण, हाजीपुर, पूर्णिया, ये तीनों क्षेत्र जो है आपके नोनिया विद्रोह से सर्वाधिक आपके प्रभावित होता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो नोनिया विद्रोह ये कब से कब तक होता है? तो 1778 से 1800 तक चलता है आपके नोनिया विद्रोह। किसके खिलाफ होता है?
तो जमींदारों के शोषण के खिलाफ में होता है नोनिया विद्रोह। जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? तो किसे हराया था? कैप्टन ले ग्रैंड को हराया था। ठीक है, कैप्टन ले ग्रैंड को। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है मुंगेर में किसान सभा 1922 का आयोजन किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो मुंगेर में किसान सभा का आयोजन जो है मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन बिहार में कब शुरू किया गया? तो सबने अवज्ञा आंदोलन बिहार में जो है 16 अप्रैल 1930 को शुरू होता है। बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? जो बागमती नदी है ये बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो सीतामढ़ी में जो है बागमती नदी आपकी प्रवेश करती है। किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी ये आपकी बागमती नदी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो कमला है ये भी कमला भी नदी जो है सोन की सहायक नदी है। साथ ही आपको याद रखना है, यहाँ पर याद रखिएगा जो बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक है ये आपके पटना के पास में आके जो है गंगा में मिल जाती है। उसके बाद है सोन, ये भी आपके पटना के पास गंगा में मिलती है। इधर आपके घाघरा नदी है और जो आपके एक यहाँ पर नदी है पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी की एक सहायक नदी है निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी से आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और इस साइड में आपकी महानंदा नदी है। ठीक है, महानंदा नदी है। नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 2006 में आपके अधिनियमित किया गया है। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया गया है। बिहार में पंचायत आपके 3 लेवल पर है। पहला आपके ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। बिहार में पहला रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो बिहार में पहला रेडियो स्टेशन आपके पटना में स्थापित किया गया है, 1948 में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है और इसके पहले जो निर्देशक थे उनका नाम था श्री बाल सीताराम इसके प्रथम निर्देशक थे। निम्नलिखित में से कौन जो है अक्टूबर 1940 में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो देखिए कौन आपके संबंधित नहीं थे। अनुग्रह नारायण सिंह ये आपके संबंधित हैं। उसके बाद है जानकी देवी ये भी संबंधित है। गौरी शंकर सिंह ये भी आपके संबंधित है। तो सारे के सारे ऑप्शन आपका ठीक है। तो इसमें से संबंधित नहीं थे, सारे के सारे आपके ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिएगा कि बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरे कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। और एन में कौन कौन थे? तो श्याम नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह, जानकी देवी और जगतारनी देवी। उसके बाद नेशनल लेवल पर आपको ध्यान रखना है कि 1940 में ही हुआ था। पहले आपके नेशनल लेवल पर हुआ, उसके बाद आपके बिहार लेवल पर। तो नेशनल लेवल पर पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विचारों का प्रचार प्रसार हेतु आज़ाद हिंद समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो आपको याद रखना है कि ये किया गया था मुंगेर से। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया है। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि जो स्वराज दल है इसकी स्थापना कब हुआ? 1923 में। इसके संस्थापक कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान
छपरा जेल के कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किया गया है। जो नंगी हड़ताल है इसका आयोजन सबना अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया 1930 में, ठीक है, स्वदेशी वस्त्रों के लिए। साथ ही आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि लोटा आंदोलन, जो लोटा आंदोलन है ये कहाँ पर हुआ था, तो मुजफ्फरपुर के जेल में जो है, मुजफ्फरपुर के जेल में जो है लोटा आंदोलन हुआ था। लोटा आंदोलन क्या था कि जो पहले मिलता था पीतल का लोटा जेल में कैदी को, लेकिन अब पीतल की लोटा हटा के जो है मिट्टी का लोटा दिया गया था। इसीलिए ये आंदोलन हुआ था कि वापस हमें जो है पीतल का लोटा दिया जाए, ना कि मिट्टी का, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र जो है सर्च लाइट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो आपके जो सर्च लाइट है इसके संपादक कौन थे, तो सैयद हैदर हुसैन। दूसरा कौन थे, मुरली मनोहर प्रसाद, ठीक है, मुरली मनोहर प्रसाद थे। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सबना अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में जो है सर्च लाइट का महत्वपूर्ण योगदान था। गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो लगभग आपके जो है 96.27% है। उसके बाद साइंस है कि एसआई प्रणाली में आधार इकाई, बेस यूनिट और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर होता है, तो आधार इकाई माप की मूलभूत इकाई है, जबकि व्युत्पन्न इकाई आधार इकाइयों के संयोजन है, ठीक है, क्या है, संयोजन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपकरण का उसके प्रकार से आपको मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। बैरोमीटर दाब मापने का यंत्र है, ऑडियोमीटर ध्वनि मापने का यंत्र है, टोकोमीटर गति मापने का यंत्र है, उसके बाद है डेंसिटोमीटर घनत्व मापने का यंत्र है। तो सारे आपके इसमें सही मैच है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु अस्थिर अवस्था में रहेगी और गतिमान वस्तु एक अस्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगा जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो आपको याद रखना है कि इसे जड़त्व का नियम बोला जाता है, जो न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है। अगर अस्थिर है तो अस्थिर बना रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में बना रहना चाहता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है, इसमें से कौन सा कथन आपके सही है। तो देख लीजिए, यह पृथ्वी की सतह पर हर जगह अस्थिर है, तो ये आपकी गलत है। यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है तो घटता है, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है, तो ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। तो वह घटना क्या है, उसे क्या बोला जाता है, उसे आपके विवर्तन बोला जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, तो जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परिवर्तित होता है, तो उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है। हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है, गर्म होने पर एक तरल उबलता है। तो इसमें ए और बी आपके ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेल्सियस तापमान पैमाना किस पर आधारित है। सेल्सियस तापमान पैमाना किस पर आधारित है, तो पानी की क्वथनांक और हिमांक पर, ठीक है। पानी का हिमांक कितना डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस है, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो आमतौर पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आयतन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि उसका आयतन जो होता है बढ़ता है, उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अणु जो है दूर दूर चले जाते हैं। किस प्रकार की तरंग का विस्थापन
तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। ध्यान रखिएगा कि आप पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के तरंग का विस्थापन जो है तरंग प्रकार की दिशा के लंबवत होता है, तो लंबवत कौन होता है? अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ होता है। जबकि अनुधर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपके समानांतर होता है, ये आपके समानांतर होता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है लहर की दो आसन्न चोटियों के बीच की दूरी, 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या से। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है? तो इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, इसे जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? पदार्थ के मूल कण को क्या बोला जाता है? तो इसे परमाणु बोला जाता है। निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? तो गामा किरण का। ठीक है, गामा किरण का। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग जो है मंदक के लिए किया जाता है? तो मंदक के लिए जो है ग्रेफाइट भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट और भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो भारी जल, इसके बारे में याद रखिएगा, इसे D2O बोला जाता है। और जो आपके संधारण जल है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में। अगर पूछा जाएगा कि ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया जाता है। नियंत्रण छड़ में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बोरॉन और कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। और शीतलक में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो संधारण जल, भारी जल और सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। पदार्थ और तत्व। हीरा, जो आपके हीरा है, ये क्या है? कार्बन है। मानिक क्रोमियम है। संगमरमर कैल्शियम है। सीमेंट एल्यूमिनेट है। क्या है? एल्यूमिनेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 6 परमाणु पाए जाते हैं। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होते हैं? तो कौन सी अभिक्रिया के कारण है? तो ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहे में आपके जंग लग जाता है। अगर लोहे को जंग लगने से बचाना है तो जस्तीकरण प्रक्रिया अपनाकर जो है जस्तीकरण प्रक्रिया अपनाकर लोहे में जो है जंग लगने से रोका जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एल्युमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त के स्राव को रोकने के लिए किया जाता है? तो पोटास फिटकिरी का। ठीक है, पोटास फिटकिरी का। निम्नलिखित में से गन मेटल को बनाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है तांबा, टीन और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। जो तांबा है उसमें 88%, टीन 8 से 10%, जिंक आपके 2 से 4% का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है? तो इसमें आपको याद रखना है कि प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम, ये सारे के सारे आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो इसमें आपके कोई भी आपकी गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है अन्य धातुओं के साथ आपके एक संलय बनाती है? तो पारा बनाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो राइबोसोम उत्तरदायी होता है। केंद्रीय रिक्तका सेंट्रल वैक्यूल
जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है, जो आपके सेंट्रल वैक्यूल है जो केवल आपके पादप कोशिका में पाया जाता है, तो इसका मेन काम क्या है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जो इसका मेन काम है ये आपके है पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करना। जो सेंट्रल वैक्यूल है इसका काम है पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करके रखना, इसका मेन काम है। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व आपके महत्वपूर्ण है, तो आयरन आपके महत्वपूर्ण है। आयरन की कमी के कारण आपके जो महिलाएं हैं उनमें एनीमिया हो जाता है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आयरन। ठीक है, आरबीसी में जो प्रोटीन होता है उसके बारे में याद रखिएगा कि ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में आपके परिवहन करता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है, तो आपको याद रखना है कि टीआरएनए को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को जो है राइबोसोम में ले जाता है, तो टीआरएनए को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो कौन नहीं है, तो देख लीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस ये तो है, और एक आपकी पोटेशियम है। पोटेशियम ये आपके जो है पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसमें ए बी ये दोनों आपके सही हो जाएगा। जबकि कैल्शियम आपके जो है प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर बोला जाएगा कि पौधे का जो है माध्यमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन है, तो उसमें आपके कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा और सल्फर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये माध्यमिक में है ना कि प्राथमिक में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें से कौन सा रोग आपके जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, तो जो आपके टीबी है वो आपके बैक्टीरिया के कारण होता है। इससे फेफड़ा आपके प्रभावित होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि राइजोबियम का। ठीक है, किसका, राइजोबियम का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत फल का उदाहरण है। असत फल का उदाहरण कौन है, तो आपको याद रखना है कि स्ट्रॉबेरी आपके असत फल का उदाहरण है। अंजीर और अनानास ये भी आपके असत फल हैं। जबकि सत फल में आम, संतरा, सेब, नारंगी ये सारे आपके सत फल हैं। असत फल किसे बोला जाता है, तो एक ऐसा फल है जो किसी फूल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के अन्य भागों से बनता है, उसे असत फल बोला जाता है। जबकि सत फल फूल के अंडाशय से बनता है, उसे सत फल बोला जाता है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश राज्य है। विश्व के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम होगा, तो हेवन एक होगा। विश्व के पहले वाणिज्यिक, ध्यान रखिएगा, वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम होगा, तो हेवन होगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इसे लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स और एक और एजेंसी है, स्टार्टअप है, वास्ट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स प्लस वास्ट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जो वास्ट है एक आपके स्पेस स्टार्टअप कंपनी है अमेरिका का। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है, तो म्यांमार के लिए। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके मोचा तूफान आया था। ठीक है, मोचा तूफान आया था। नेक्स्ट है कि विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो बर्लिन में हुआ है। और आपको याद रखना है कि हर 2 वर्ष में होता है। बर्लिन कहाँ है, तो जर्मनी में है। इसमें भारत के द्वारा कुल आपके 202 पदक जीता गया है। इसमें 76 स्वर्ण है, 75 आपके रजत है और 51 कांस्य पदक जीता गया है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन
किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि मातृ मृत्यु दर जो है 2014-16 में कितना था? तो 130 था 1 लाख पर, जबकि 2018-20 में कितना हो गया है? तो 97 हो गया है 1 लाख पर। और लक्ष्य है कि 2030 तक जो है 2030 तक इसे कितना करना है? तो 70 करना है 1 लाख में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संस्थानों की NIRF रैंकिंग में नया जोड़ा गया विषय है? तो कौन सा आपके नया जोड़ा गया आपके विषय है? तो कृषि और संबंध क्षेत्र आपके नया जोड़ा गया विषय है। NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है। और इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में स्थित है उसे पहला स्थान दिया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका थीम है हमें भोजन चाहिए ना कि तंबाकू। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को जो है तंबाकू दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस को नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो सऊदी अरब अमीरात से इनका संबंध है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद एक सैन्य अभ्यास है एक्वेरियन, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में होता है? तो एक्वेरियन जो है भारत और मालदीव के बीच में होता है। और मालदीव के साथ में एक और सैन्य अभ्यास होता है एकथा, ठीक है। एकथा के बारे में याद रखिएगा कि एकता जो है नौसैनिक अभ्यास है, जबकि एक्वेरियन क्या है? तो थल सेना का अभ्यास है। 2023 में इसका आयोजन जो है उत्तराखंड के चौबटिया में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक IVR आधारित UPI समाधान पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो कौन बन गया है? ये आपके पंजाब नेशनल बैंक बन गया है, जिनके पास नेट नहीं है फिर भी वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने, ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो किसे हराकर जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन आपके जापान में किया गया था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक आपके 38वां है। इसे जारी कौन करता है? तो इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये आपके 7वां संस्करण था। पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। पहला स्थान आपके सिंगापुर को मिला है। नेक्स्ट है कि अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपके राजस्थान राज्य है अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। नए संसद भवन में हाल ही में स्थापित ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से संबंधित है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये आपके फिजी में हुआ है। फिजी के कहाँ पर होता है? तो फिजी के नाडी में होता है। फिजी के नाडी में होता है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय फिजी के और भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। इस बार का थीम आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान है। हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान है। नेक्स्ट है कि अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए किस संस्थान ने DRDO के साथ में साझेदारी की है? तो IIT मद्रास ने आपकी साझेदारी की है। हाल ही में नासा ने निम्नलिखित में से किस ग्रह को सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला बताया है? तो किसे बताया है? ये आपके शनि को बताया, ठीक है। शनि के पास लगभग 100 से अधिक उपग्रह हो गए हैं। और आपको याद रखना है कि 62 आपके नया खोजा गया है। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा खोजा गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जबकि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। आप सभी को तो पता ही चल गया होगा। अपना चंद्रयान 3 के बारे में आप लोग
कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी जानते हैं चंद्रयान 3 के द्वारा जो है चांद पर कौन कौन सा मिनरल खोजा गया है, सारे कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कब लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया, कब चांद पर लैंड किया, सारे कुछ लिखिएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये सारे कुछ लिखिएगा, ठीक है। हाल ही में भारत में किस स्थान पर कैस्केड रेनिड मेढकों की एक नई श्रृंखला अमोलोपड सीजू की खोज की गई है? तो किस स्थान पर किया गया है? तो मेघालय में किया गया है, ठीक है। मेघालय के गारो पहाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट है कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध रूस से इनका संबंध है। किसे हराकर जीता है? तो आपको याद रखना है कि होल्गर रून को हराकर जीता है। जबकि ये तो पुरुष वाला हो गया। महिला में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो एलेना सबलंका के द्वारा जीता गया है। एलेना सबलंका के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लुई कैफ्रेली को सम्मानित किया गया है। जो लुई कैफ्रेली है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है, लेकिन आपको याद रखना है कि अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में प्रोफेसर हैं। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो एबेल पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में जो बेहतर काम करता है उसे प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 किस भारतीय राज्य के जागा मिशन को प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा के जागा मिशन को प्रदान किया गया है। हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 किस भारतीय राज्य के जागा मिशन को सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा के जागा मिशन को सम्मानित किया गया है। यूट्यूब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूट्यूब के सीईओ के रूप में जो है नील मोहन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। यूट्यूब को कब लॉन्च किया गया था? 2005 में लॉन्च किया गया था। छेरछेरा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। खेती के बाद फसलों को जब घर ले जाते हैं उसके बाद खुशी में मनाया जाता है कि हम सारे फसल अपने घर ले आए हैं। उसी संबंध में जो है छेरछेरा महोत्सव मनाया जाता है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डॉकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है कि ओडेसा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में स्थित है। और आपको याद रखना है कि यूक्रेन के जो काला सागर है उसी के तट पर स्थित है ओडेसा, ठीक है। इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य है। हाल ही में बिहार सरकार बिहार के 4 आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके 4 में नहीं है? तो देख लीजिए, उदयपुर झील शामिल है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य ये भी शामिल है, गोकुल जलाशय ये भी शामिल है, और एक आपके है गोगाबील झील जो उड़ीसा में है वो भी शामिल है, ठीक है। 4 नोट कीजिएगा। उदयपुर कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। गोकुल जलाशय आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, ये कहाँ पर है? बक्सर में है। और उसके बाद है गोगाबील, ये तो सभी लोग जानते होंगे, गोगाबील ये कहाँ पर है? कटिहार में है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कौन सा 4 में से नहीं है, तो आपके सारे के सारे हैं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में कौन सा देश जो है 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो तीसरा कौन उभरा है? तो इसमें से कोई नहीं दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कौन है? पहला में आपके यूएसए है, दूसरा में यूएई है, तीसरा में एक सेकंड ये गलत बन गया,
पहला में कौन है, तो पहला में आपके यूएसए है सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद है यूएई है। तीसरा में कौन है, तो नीदरलैंड है, नीदरलैंड है। यहाँ पर समझिएगा, ये जो चिन्ह है, जिधर बड़ा खुला रहेगा इसका मतलब इस साइड आपके बड़ा लिखाएगा, जिधर छोटा है इसका मतलब इधर छोटा लिखाएगा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको एक पॉइंट पिछला प्रश्न में ये भी ध्यान रखना है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन है, तो सुंदरबन है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारत में वर्तमान में 75 आपके रामसर लोकेशन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मन की बात का 100वां एपिसोड किस तारीख को आयोजित किया गया था, तो 30 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया था। पहला एपिसोड कब आया था, तो 3 अक्टूबर 2014 को पहला एपिसोड आया था, ठीक है। मन की बात आपको पता है कि एक तरफा प्रधानमंत्री अपनी मन की बात आप लोग को सुनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो वाराणसी में आयोजित किया गया है। भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक रखा गया है कि टीबी को पूरी तरीके से 2025 तक आपके समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया, तो कब चुना गया, 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जबकि अस्थायी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। उसके बाद याद रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया कब गया था, तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब होता है, तो 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल आपके 7 मेंबर होते हैं। इसके अध्यक्ष अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष होते हैं। संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया तो उस समय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा जो है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, किसी राज्य के नाम परिवर्तित कर सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तो दोनों पॉइंट आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो कौन जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा रीट जारी किया जाता है। और कोर्ट पूछती है उस व्यक्ति से कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान प्रदत्त निम्न में से कौन सा कथन आपके सत्य है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बिल्कुल ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, न कि विदेशियों पर, ये सही पॉइंट है। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया, सही बात है। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। और आपको याद रखना है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया,
तो आपको याद रखना है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है। ठीक है, इसमें जो है सारे के सारे पॉइंट ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में लाभ के पद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने से संबंधित न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम कोई भी आयु दिया गया नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो आपके 65 वर्ष में रिटायर होता है। ठीक है, जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। सब लोग ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में 356। तो सारे पॉइंट आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज की अनुशंसा से संबंधित एम सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से आप लोग याद रखिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू किया गया? तो पहली बार राजस्थान में लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर लागू किया गया राजस्थान के? तो नागौर में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि किस समिति के सुझाव पर? तो बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर। बलवंत राय मेहता समिति कब आती है? तो 1957 में आती है। उसके बाद याद रखिएगा कि अशोक मेहता समिति कब आती है? तो 1977 में आती है। उसके बाद है कि JPK राव समिति, इसका गठन कब होता है? तो 1985 में। सिंघवी समिति 1986 में। उसके बाद है कि 64वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद में पेश किया गया पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 1989 में, लेकिन इस संसद से पास नहीं हो सका और फाइनली पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता 1992 में दिया गया। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से लागू कब होता है? 1993 में आपके लागू होता है। कहीं कहीं पर आपको 92 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर 93। तो दोनों ठीक है, क्योंकि 92 में आपके पारित होता है और लागू 93 में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में जो है गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर समझिएगा 22% है। भारत में जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत कितना है? तो 22% है। जो तेंदुलकर आपके समिति है, इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? 2009 में इसका गठन हुआ था। जो तेंदुलकर समिति है ये बोला कि अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है, ठीक है, अगर वो महीने में 1000 कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है। अगर गांव में रहता है और 886 रुपये कमा लेता है तो वो भी आपके गरीब नहीं है। ठीक है, तो पहले और अब के हिसाब से समझिए, कोई अगर व्यक्ति 1000 में अपना जीवन चला पाएगा? अब तो 1000 के गैस ही आता है। मजाक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है कि सही बात है, 1000 का गैस आता है, आप लोग को पता होगा। प्रधानमंत्री जी 200 रुपये कम कर दिए तो 1000 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रम लगे होते हैं? इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। यहाँ पर समझिए कि एक कोई खेत है, यहाँ पर 2 व्यक्ति खेती करता है तो उत्पादन आपके 100 किलो होता है। अगर 5 व्यक्ति भी खेती कर रहा है तो उत्पादन कितना हो रहा है? 100 ही किलो हो रहा है। तो 3 व्यक्ति तो फालतू में काम कर रहा है ना, उसे क्या बोलेंगे? छिपा हुआ बेरोजगारी बोलेंगे, दिखेगा नहीं। यहाँ पर महसूस हुआ कि 5 व्यक्ति काम कर रहा है,
लेकिन अगर 2 व्यक्ति भी काम करता तो उत्पादन 100 ही किलो हो रहा था, और 5 व्यक्ति भी कर रहा तो 100 ही किलो हो रहा है। इसे क्या बोला जाता है? प्रसन्न बेरोजगारी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, विचार कीजिए। इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु 2023 में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग परिवार में वर्गीकृत किया गया। तो सही बात है। तो दोनों पॉइंट आपके ठीक है, इसमें कोई भी आपकी गलत नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसके तहत जो है 2 रुपये किलो आपके गेहूँ दिया जाता है और 3 रुपये किलो आपके चावल दिया जाता है। तो अभी तो 12 महीने के लिए सरकार ने इसे फ्री कर रखा है कि जो 12 महीने तक है सरकार कोई भी रुपया आपके जो ग्राहक है उनसे नहीं वसूल करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है 2 रुपये किलो चावल मिलता है, बताइए, सरकार देती है गरीबों के लिए। सच बोले आपको तो जो आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, अगर ये नहीं होता ना तो जो लॉकडाउन है उस समय भारत की आधी आबादी भूख के जो है ना कगार पर आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास न तो नौकरी था न पैसे थे। लेकिन जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत जो है सरकार 5 किलो फ्री और 5 किलो आपके पैसे से दे रही थी। उसके कारण जो भारत में जो है लॉकडाउन के समय ज़्यादा समस्या का सामना नहीं किया। ठीक है, भारत की जनता ने। ये बात आप लोग अगर गांव के होंगे तो आप लोग समझते भी होंगे कि सरकार ने कितना हेल्प किया था। ठीक है, मैं सरकार का समर्थक नहीं हूँ, ऐसा मत मानिएगा। नेक्स्ट है कि भुगतान संतुलन में शामिल होता है। भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि दृश्य वाले मद, अदृश्य वाले मद, ये दोनों आपके शामिल होते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्थान की स्थापना की? तो किसकी स्थापना की है? तो इसमें समझिएगा कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है ये कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किया गया था और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया था। तो 1 और 2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो वर्ल्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, इसे नोट कर लीजिएगा। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए। यह किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है, ये गलत है। यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है, ये भी गलत है। यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है या आवंटन हुआ है? तो 250 करोड़ का आवंटन हुआ है। देखिए, बिहार बजट से जो है आपको 2 से 4 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। तो बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया जाएगा? तो शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च किया जाएगा, कितना? तो 22,200 करोड़। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना परसेंट है? तो आपको ध्यान रखना है 2.98% है। ये वीवीआई पॉइंट है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अगर इसे पैसा में बोला जाएगा तो 25,567.83 करोड़, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसमें आपको याद रखना जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका योगदान कितना है? तो 21.2%। सेकेंड क्षेत्र का योगदान जो है
1% है। जो तीसरा क्षेत्र है इसका सेवा क्षेत्र, इसका योगदान 60.7% है। प्राथमिक का 21.2, द्वितीय का 18.1 और तृतीय का आपका जो है 60.7%। देखिए अगर जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है, अगर जब तक मैन्युफैक्चरिंग भारत में डेवलप नहीं होगा, रोज़गार की समस्या बनी ही रहेगी। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि अगर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री स्थापित हो जाएगा तो रोज़गार की समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। अगर इंडस्ट्री स्थापित नहीं होगा, सिर्फ जो सेवा क्षेत्र है वो आगे बढ़ता रहेगा, तो भारत में जॉब का क्रिएशन बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी रही है? तो प्रति व्यक्ति जो है 30,779, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 2020-21 में कितना था? तो 28,127। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सरकार के कुल देनदारी में कितना प्रतिशत लोक ऋण का रहा है? तो 81.1% का। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसमें 10 सवाल है, आप लोग सोल्व कीजिएगा तो 150 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर बता देते हैं। जो 141 है इसका हो जाएगा 175 सी, 142 सी, 143 इसका हो जाएगा 13/23। उसके बाद 44 ई हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। 45 का बी, 46 का ए, 47 का सी, 48 का बी, 49 का बी, 50 का सी। ठीक है, तो टोटल इसमें आपके 150 प्रश्न हो गया। 150 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए अपना जो पहला ऑफलाइन क्लास है वो दुर्गा पूजा के बाद आपके नवादा में ओपनिंग किया जाएगा। उसका ओपनिंग डेट आप लोग को जल्द ही बताया जाएगा। ठीक है, जो नवादा के हैं आप लोग क्लास आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।